फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं सौरभ, मेरे साथ हैं अजय कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर पर लगातार बात कर रहे हैं हम। एलएसी पर अब चीनी सेना पीछे हटना शुरू हो गई है, यानी चीन और भारतीय फौज जो आमने सामने थी उनका डिसएंगेजमेंट वो शुरू हो चुका है और अब इसकी तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई हैं। भारतीय सेना की तरफ से जारी किया गया ये वीडियो आप देख रहे हैं, जिसमें चीन का पहला टैंक अब पीछे की ओर बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, यानी चीनी फौज अब पीछे हट रही है। और इसके साथ ही पिछले 10 महीने से बना हुआ ये स्टैंड ऑफ, ये फ्रिक्शन अब ये खत्म होने की ओर बढ़ रहा है। कम से कम पैंगोंग झील के इलाके में, जिसके दोनों किनारों पर, यानी जिसे हम नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक कहते हैं, दोनों ही किनारों पर दोनों सेनाएं पीछे जा रही हैं। और चीनी सेना जो कि विवादित इलाके के अंदर घुस आई थी, वो अब पीछे हटने को मजबूर हुई है। लेकिन यह प्रक्रिया अभी लंबी चलेगी। अभी केवल पैंगोंग त्सो को लेकर इसकी घोषणा हुई है। इसके अलावा बाकी और जगहों पर जहां दोनों सेनाएं डटी हुई हैं, उसको लेकर के भी बातचीत चल रही है और वहां भी कोई समझौता जल्द हो जाएगा, ऐसी उम्मीद जाहिर की जा रही है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि 10 महीने से चला आ रहा है ये स्टैंड ऑफ अब कम से कम अपने खात्मे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और ये एक तरह से देखा जाए तो भारतीय स्वाभिमान के लिए एक बहुत बड़ी बात है, खास करके तब जबकि हम चीन के सामने डटकर मुकाबला कर रहे थे। 1962 के बाद भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब अगर दिया है तो आज हम उसे कह सकते हैं, जहां चीन को अपने पैर वापस करने पड़ रहे हैं। और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल BS जायसवाल और मेजर जनरल जी द्विवेदी जी मौजूद हैं और हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ये बताइए कि जिस तरह से इस पूरे हम 9 महीने को देखें, अगर मैं इसको थोड़ा और पीछे लेकर चलूँ, साल 2017 जब डोकलाम वैली में सबसे पहले भारत ने चीन की मुखालिफत करते हुए और वहां पर चीन के आक्रामक रवैये का मुंहतोड़ जवाब दिया था। 2017 से 2021 चीन को कैसे कैसे सबक सिखाया है भारत ने? अजय जी, सबसे पहले 2017 के शुरुआती जून जुलाई के महीने में पैंगोंग त्सो के इसी जगह पर भारतीय सेना ITBP के जवानों की झड़प चाइनीज PLA के साथ हुई थी। पत्थरबाजी की तस्वीरें आपने देखी होंगी। उस समय भी चाइनीज PLA को मुंह की खानी पड़ी थी। उसके बाद 72 दिन का फेस ऑफ डोकला में हुआ, जब भूटान की धरती पर आकर चाइनीज PLA ने एक बार फिर से प्रेशर बिल्डअप करने की भारतीय सेना के ऊपर कोशिश की, लेकिन यहां पर भी करारा जवाब दिया गया और पूरी तरीके से जो भारतीय सेना है उसका डोमिनेशन की वजह से उसे फेस ऑफ जो है खत्म हुआ। 72 दिन के बाद खत्म हुआ और चाइनीज PLA बैकफुट पर था। अब 2021, यानी आप ये समझ लें कि जब ये 4 और 5 मई के समय 2020 में जब ये फेस ऑफ शुरू हुआ था, तब से लेकर अभी तक भारतीय सेना ने अपना फोर्टिफिकेशन और डिप्लॉयमेंट यहां पर काफी भारी मात्रा में किया था और उसी की तस्वीर आज डिसएंगेजमेंट के इस वीडियो के तौर पर आपको दिखाई दे रही है। भारतीय सेना ने जो कि बिल्कुल बैटल हार्डन्ड है और वहीं चाइनीज PLA एक तरीके से पेपर आर्मी है, क्योंकि उन्होंने 1962 के बाद कोई भी युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन भारतीय सेना लगातार काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर ऑपरेशंस करती आई है और यही वजह है कि स्नो लेपर्ड की पूरी तरीके से इस ऑपरेशन को डोमिनेट करते हुए चाइनीज PLA बैकफुट पे थे। अब ये वीडियो जो डिसएंगेजमेंट का ये अभी तक का सबसे बड़ा वीडियो है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि चाइनीज PLA अपने T-96, जिसे ZTZ-96 उनका 3rd जनरेशन का मेन बैटल टैंक है, वो अपना पीछे की तरफ ले जा रहे हैं। उसके साथ ZTZ-15 जो उनका लाइट टैंक है उसको पीछे की तरफ ले जा रहे हैं। वहीं भारतीय सेना के T-72 का डिप्लॉयमेंट, और ये जो लोकेशन है वो स्पांगुर गैप की है, यानी वही लोकेशन जहां पर 28 और 29 अगस्त 2020 के दिन चाइनीज PLA ने कोशिश की थी कि वो एक बार फिर से अपने इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को अंदर की तरफ लाएं और भारतीय सेना को इस कैलाश रेंज के ऊपर भी डोमिनेट करे। लेकिन स्ट्रेटेजिक हाइट को डोमिनेट करते हुए भारतीय सेना ने प्रीएम्प्टिव एक्शन किया और ये तस्वीर इसको बताती है। इसीलिए आप इस तस्वीर में भी देखेंगे तो 2017 से लेकर अभी तक 2021 तक ये भारतीय सेना का डोमिनेशन और साथ में बैटल हार्डनेस दिखती है। और यही वजह है कि तस्वीर में सबसे पहले दोनों जो ब्रिगेड कमांडर और चाइनीज PLA के सीनियर कर्नल हैं वो आपस में हाथ मिला रहे हैं। सैल्यूटिंग डायस पे सैल्यूट किया उन्होंने और फिर उसके बाद पेपर साइनिंग की। अब सवाल यह है कि 10 महीने में चीन ने हासिल क्या किया? 10 महीने, 9 महीने, 10 महीने विश्व के आप कह सकते हैं कि सबसे कठोरतम बैटल फील्ड्स पर दोनों सेनाएं आमने सामने डटी रही। ये चीन को ज्यादा मुश्किल पड़ा भारत की तुलना में, क्योंकि भारत, जैसा अभी मनीष भी कह रहे थे हमारे साथ, पहले पूर्व फौजी अफसर भी थे, उन्होंने कहा कि ऐसी टेरेन में लड़ने की महारत जो भारत के सैनिक को हासिल है वो दुनिया में शायद किसी सेना के सैनिक के पास नहीं है। जनरल जायसवाल, 9 महीने बाद चीनी टैंक वापस जा रहे हैं, ये भारत के दृढ़ निश्चय की, भारत की रिजॉल्व की, भारतीय सेना की ताकत की कितनी बड़ी जीत मानते हैं? बिल्कुल, ये जो अभी पार्लियामेंट में हमारे रक्षा मंत्री ने स्टेटमेंट दिया है और जो ग्राउंड पर पिछले कल से जो कार्रवाई शुरू हुई है, ये चीन के लिए एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक डिफीट के तौर पे मैं देखूंगा,
लेकिन इनको क्यों करना पड़ा ऐसे? सबसे पहली चीज ये है कि चीन ने कभी नहीं सोचा था कि भारत जो है इस प्रकार का रिएक्ट करेगा और इस प्रकार का मिरर डिप्लॉयमेंट वहां पर करेगा। दूसरी चीज जो हुई थी वो उन्होंने सोचा था कि विंटर्स में, और स्टेटमेंट भी आए थे, भारत के ट्रुप्स वहां नहीं टिक सकेंगे। उन्होंने इस चीज का एहसास नहीं उनको है कि भारत के जो ट्रुप्स हैं इंडियन आर्मी के, वो वर्ल्ड के अंदर सबसे सक्षम है हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए। अब चाइनीज जो है वो वहां पर सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। तीसरी चीज, साहब माफी चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं। इस वक्त रक्षा मंत्री लोकसभा पहुंच चुके हैं, अपना बयान पढ़ रहे हैं। लद्दाख की सीमा के समीप भारी संख्या में शस्त्र बल तथा गोला बारूद आदि इकट्ठा कर लिया गया है। चीन द्वारा LAC के पास कई बार ट्रांसग्रेशन का प्रयास भी किया गया था। हमारी सशस्त्र सेनाओं ने उन सभी प्रयासों के दृष्टिगत उपयुक्त जवाबी कार्रवाई की थी। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्र के साथ इस सदन ने भी उन वीर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी थी जिन्होंने भारत की सीमा की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया था। आज मैं इस सदन को कुछ और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष सितंबर से दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक चैनल्स द्वारा संवाद स्थापित कर रखा है। हमारा यह लक्ष्य है कि LAC पर डिसएंगेजमेंट तथा यथास्थिति यानी स्टेटस को हो जाए ताकि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पुनः स्थापित हो सके। मैं संक्षेप में वहां की ग्राउंड सिचुएशन के बारे में सदन को दोबारा अवगत कराना चाहता हूं। सदन को ज्ञात है कि चीन ने अनधिकृत तरीके से लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर पर 1962 के संघर्ष के समय से कब्जा बना लिया है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान ने अनधिकृत तरीके से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत की लगभग 5,180 स्क्वायर किलोमीटर भूमि तथा चीनो पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट 1963 के तहत चीन को दे दिया है। इस प्रकार चीन का 43,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा भारत भूमि पर अनधिकृत कब्जा है। चीन पूर्वी क्षेत्रों में भी, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर भी कई वर्ग किलोमीटर भूमि को अपना बताता है। भारत ने इन अनजस्टिफाइड क्लेम तथा अनधिकृत कब्जे को कभी भी स्वीकार नहीं किया है। और अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि भारत ने चीन को हमेशा यह कहा है कि बाइलेटरल रिलेशन दोनों पक्षों के प्रयास से ही विकसित हो सकते हैं। साथ साथ ही सीमा के प्रश्न को भी बातचीत के जरिए ही हल किया जा सकता है। परंतु LAC पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी में किसी प्रकार की प्रतिकूल स्थिति का हमारी बाइलेटरल टाइज पर बुरा असर पड़ता है। इससे चीन भी अच्छी तरह से अवगत है। कई हाई लेवल ज्वाइंट स्टेटमेंट में भी यह जिक्र किया गया है कि LAC तथा सीमाओं पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी कायम रखना बाइलेटरल रिलेशन के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष से चीन के द्वारा उठाए गए कदमों के कारण पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पर प्रतिकूल असर पड़ा है। इसके फलस्वरूप चीन और भारत के संबंधों पर भी प्रभाव पड़ा है। उच्च स्तर पर चीन के साथ कई बार बातचीत के दौरान, जिसमें मेरे द्वारा चीनी रक्षा मंत्री के साथ पिछले सितंबर की बैठक और मेरे सहयोगी विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी की चीनी विदेश मंत्री के साथ तथा NSA श्री अजीत डोभाल की अपने चीनी काउंटर पार्ट के साथ बातचीत भी शामिल है। हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह अत्यंत आवश्यक है कि LAC के सभी फ्रिक्शन पॉइंट पर डिसएंगेजमेंट किया जाए ताकि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पुनः स्थापित हो सके। अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष मैंने इस सदन को अवगत कराया था कि LAC के आसपास ईस्टर्न लद्दाख में कई फ्रिक्शन एरियाज बन गए हैं। चीन ने बड़ी संख्या में सेना एवं गोला बारूद भी LAC के आसपास तथा उसके पीछे अपने क्षेत्रों में इकट्ठा कर लिया है। हमारे सशस्त्र सेनाओं द्वारा भी भारत की सुरक्षा की दृष्टि से एडिक्वेट तथा इफेक्टिव काउंटर डिप्लॉयमेंट भी किए गए।
मुझे ये बताते हुए अध्यक्ष महोदय गर्व की अनुभूति हो रही है कि भारतीय सेनाओं ने इन सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया है तथा अपने शौर्य और बहादुरी का परिचय पैंगोंग त्सो के साउथ एवं नॉर्थ बैंक पर दिया। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कई क्षेत्रों को चिन्हित कर हमारी सेनाएं कई पहाड़ियों के ऊपर तथा हमारे दृष्टिकोण से उपयुक्त अन्य क्षेत्रों पर मौजूद हैं। भारतीय सेनाएं अत्यंत बहादुरी से लद्दाख की ऊंची दुर्गम पहाड़ियों तथा कई मीटर बर्फ के बीच में भी सीमाओं की रक्षा करते हुए अडिग हैं और इसी कारण हमारा एज बना हुआ है अध्यक्ष महोदय। और हमारी सेनाओं ने इस बात पर भी यह साबित करके दिखाया है कि भारत की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा करने में वे सदैव हर चुनौती से लड़ने के लिए तत्पर हैं और अनवरत कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष में मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक स्तर पर चीन के साथ हमारा संवाद बना रहा है। इस बातचीत में हमने चीन को यह बताया है कि 3 सिद्धांतों के आधार पर इस समस्या का समाधान हम चाहते हैं। फर्स्ट, दोनों पक्षों द्वारा LAC को माना जाए और उसका आदर किया जाए। सेकंड, किसी भी पक्ष द्वारा यूनिलैटरली स्टेटस को बदलने का प्रयास नहीं किया जाए। थर्ड, सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए। ये 3 बातें उनके समक्ष रखी गई थी। फ्रिक्शन क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट के लिए भारत का यह मत है कि 2020 की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जो एक दूसरे के बहुत नजदीक है वे दूर हो जाएं और दोनों सेनाएं वापस अपनी अपनी अस्थायी एवं मान्य चौकियों पर लौट जाएं। अध्यक्ष महोदय, बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए हैं। इन दिशा निर्देशों के दृष्टिगत सितंबर 2020 से लगातार मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल पर दोनों पक्षों में कई बार बातचीत हुई है कि इस डिसएंगेजमेंट का म्यूचुअली एक्सेप्टेबल तरीका निकाला जाए। यह बातचीत हुई है। अभी तक सीनियर कमांडर्स के स्तर पर 9 राउंड्स की बात हो चुकी है। राजनयिक स्तर पर भी WMCC, जिसे वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स कहते हैं, के तहत भी बैठकें होती रही। माननीय सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है और इस बात पर भी सहमति हो गई है। और अध्यक्ष महोदय, इस बात पर भी सहमति हो गई है कि पैंगोंग लेक से पूर्ण डिसएंगेजमेंट के 48 घंटे के अंदर सीनियर कमांडर्स स्तर की बातचीत हो ताकि बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जा सके। अध्यक्ष महोदय, पैंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज, कोऑर्डिनेटेड और वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा में की तरफ रखेगा। आप रुक जाइए, मैं बताता हूं, रुक जाइए। बताएंगे राजनाथ सिंह जी रिपोर्ट में नहीं जाना। नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह राणा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। ये कदम आपसी समझौते के तहत बढ़ाए जाएंगे तथा जो भी निर्णय आदि दोनों पक्षों द्वारा अप्रैल 2020 से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर किया गया है उन्हें हटा दिया जाएगा और पुरानी स्थिति बना दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, यह भी तय हुआ है कि दोनों पक्ष नॉर्थ बैंक पर अपनी सेना की गतिविधियां, जिसमें परंपरागत स्थानों की पेट्रोलिंग भी सम्मिलित है, को अस्थायी रूप से स्थगित रखेंगे।
पेट्रोलिंग तभी शुरू की जाएगी जब सेना एवं राजनयिक स्तर पर आगे बातचीत करके समझौता बनेगा, और इस समझौते पर कार्रवाई कल से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर प्रारंभ हो गई है। और अध्यक्ष महोदय, सदन को इस बात की भी मैं जानकारी देना चाहता हूं कि मेरी अभी तक की जानकारी, मैंने स्टेटमेंट देने के लिए जब मैं सदन में आ रहा था तब तक की जो जानकारी है, मेरी अभी तक की जानकारी के अनुसार जो समझौता हुआ है उसका क्रियान्वयन अभी तक, मैं फिर से दोहरा, अभी तक ठीक तरीके से हो रहा है। अभी तक दोनों तरफ से सारी बख्तरबंद गाड़ियां अपने परमानेंट बेस पर वापस जा चुकी हैं, ये हमको जानकारी मिली। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं, और आगे की बात नहीं बोलना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, आगे की बात नहीं बोलना चाहता। मैं फिर से बात दोहरा, आज आपका कोई दर्ज चिंता मत करिए, ज्यादा चिंता है। मैं इस सदन को पुनः आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं। मैं सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि अभी भी एलएसी पर डिप्लॉयमेंट तथा पेट्रोलिंग के बारे में कुछ आउटस्टैंडिंग इश्यूज बचे हैं। इन पर हमारा ध्यान आगे की बातचीत में रहेगा। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि बाइलेटरल एग्रीमेंट्स तथा प्रोटोकॉल के तहत पूर्ण डिसएंगेजमेंट जल्द से जल्द कर लिया जाए, यह सहमति बनी है। अब तक की बातचीत के बाद चीन भी देश की संप्रभुता की रक्षा के हमारे संकल्प से अवगत है। हमारी अपेक्षा है कि चीन द्वारा हमारे साथ मिलकर बचे हुए मुद्दों को हल करने का पूरी गंभीरता से प्रयास किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे साथ संपूर्ण सदन हमारी आर्म्ड फोर्सेज की इन विषम एवं भीषण बर्फबारी की परिस्थितियों में भी शौर्य एवं वीरता के प्रदर्शन की भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। सभापति महोदय, मैं अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिन शहीदों के शौर्य और पराक्रम की नींव पर डिसएंगेजमेंट आधारित है, उन्हें देश सदैव याद रखेगा। बिल्कुल याद रखेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वस्त हूं कि यह पूरा सदन, चाहे कोई भी किसी दल का क्यों न हो, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा के प्रश्न पर एक साथ खड़ा रहेगा और एक स्वर से समर्थन करता है कि यह संदेश केवल भारत की सीमा तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे विश्व तक जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आइटम नंबर 22, श्री राजकुमार सिंह। आइटम नंबर 20, राजकुमार सिंह जी सुन रहे थे, जिन्होंने लोकसभा में ये जानकारी दी कि उनकी जानकारी के मुताबिक जब वो ये बयान देने के लिए आ रहे थे तो जो जितने भी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां थीं वो यहां से वापस जा चुकी हैं। और उससे थोड़ी देर पहले का वीडियो आप देख रहे हैं जो भारतीय सेना ने जारी किया, जिसमें भारत और चीन दोनों के टैंक जो हैं पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी अपने अपने बेस की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसकी पुष्टि राजनाथ सिंह ने अभी लोकसभा में कर दी है। और कई बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा भारत ने एक बार भी कभी भी जब से चीन ने विवादित क्षेत्र में घुसने की कोशिश की, चीनी अतिक्रमण को स्वीकार नहीं किया, उन्हें डटकर जवाब दिया और उसका नतीजा है कि आज चीन को पीछे हटना पड़ा। बिल्कुल, और दरअसल जिस प्रामाणिकता से रक्षा मंत्री ने इस बात के बरजोर देकर कहा कि भारत ने अपनी 1 इंच जमीन भी चीन को नहीं सौंपी है, ना किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज किया है, यह प्रदर्शित करता है कि भारत सरकार अपने निर्णायक स्थिति पर डटी रही और उसके आधार पर ही नेगोशिएशन यानी बातचीत का यह दौर चल रहा था। ऐसे में आइए चर्चा और आगे बढ़ाते हैं। जनरल द्विवेदी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरह से रक्षा मंत्री ने स्पष्टता से बताया कि भारत ने अपने किसी भी नेशनल इंटरेस्ट को, किसी भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट को दांव पर नहीं लगाया, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इससे संदेश क्या जाता है आज दुनिया को? देखो, जो रक्षा मंत्री जी ने वर्णन किया है, उन्होंने एक बिल्कुल जो तस्वीर है वो सामने रखी है, पर इसको 2-3 जो नजरिया हैं उससे देखना पड़ेगा। सबसे पहले चीन आक्रामक था, उसका एक बड़ा उद्देश्य था, और उनके जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, उन्हीं की ये प्लान थी कि एक आक्रमण ऐसा किया जाए जिससे हम विवादित इलाकों में हम कब्जा कर लें और भारत को नीचा दिखाएं और भारत की छवि पर कुछ किसी तरह की एक झलक होगी
जो कि दिखाएगा कि चीन एक शक्तिशाली देश है और भारत जो है चीन के सामने नहीं खड़ा हो सकता है। तो इस तरह से ये आक्रमण हुआ और आप ये देखिए कि आक्रमण तीनों जगह पर हुआ जो विवादित है, पेगोंग त्सो चुशुल इलाके में, गलवान में और साथ ही देपसांग में। अभी पहला चरण ये था कि उन्होंने आक्रमण किया और हमने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें हम उस पर स्पेशली पेगोंग त्सो लेक में हमारी जब जवाबी कार्रवाई हुई इस पर जी अपनी रिज है कैलाश रिज पर, उस पे एकदम स्थिति बदली। तो पहले जब चीन आया अंदर तो उसका पलड़ा भारी था, जब कैलाश रेंज पे हम आए और हमने कार्रवाई की तो हमारा पलड़ा भारी हो गया। तो ऐसे है कि पेगोंग त्सो लेक में हम एडवांटेज पोजीशन पर हैं और अभी तक जो है जो कार्रवाई है वो पेगोंग त्सो लेक में हुई है, तो वो जहां चीन को डिसएडवांटेज था। दूसरा जो है गालवान और देपसांग, उसमें चीन को एडवांटेज है और उसका रक्षा मंत्री जी ने कोई वर्णन नहीं किया है। नहीं, उन्होंने एक बात कही सर, जनरल द्विवेदी, अजय आपने गौर किया, उन्होंने कहा कि पैंगोंग इलाके में ये डिसएंगेजमेंट जब पूरा हो जाएगा उसके 48 घंटे के अंदर दोनों तरफ के मिलिट्री कमांडर बैठेंगे और फिर बाकी जगहों के बारे में भी वो चर्चा करेंगे। मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मैं थोड़ा सा आगे जी। तो पहला चरण जो है वो पेगोंग त्सो का है, तो उसमें ये बताना चाहता हूँ कि हमारा एडवांटेज था और चीन बहुत बुखलाया हुआ था जबकि हमने कैलाश रेंज पे ऑक्यूपाई किया और मैं यहाँ कमांडर रह चुका हूँ और आपको पता है मैं चीन में भी डिफेंस अटैची रह चुका हूँ। तो ये पहले चरण है। अभी दूसरा चरण जो होगा वो गालवान और देपसांग का होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसी दृढ़ता से हम यहाँ भी कामयाबी लेंगे। अभी 3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले चीन जो है इसने उल्लंघन किया, जो LAC की मर्यादा है उसको तोड़ा और जितनी हमारी संधियां हैं, 5 संधियां की हमने 1993 में, 1996 में, 2005 में, 2013 में और 2014 में, 5 संधियों का उल्लंघन किया। और चीन ऐसा देश है जो कि कोई भी संधि है उसका उल्लंघन कर सकता है। तो मैं इस पर 2 चीजें स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो भी अभी कार्रवाई हो रही है वो हमें जमीन पर बिल्कुल वेरीफाई करनी होगी, क्योंकि हम चीन के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं। और दूसरा जो मिलिट्री कार्रवाई होती है वो बिल्कुल कदमों से नापी जाती है, क्योंकि जब हम मिलिट्री इसमें आपने जो बातें कही वो बिल्कुल सही है कि चीन पर पूरी तरीके से आंख बंद कर भरोसा करना अपने आप में सही नहीं होगा, क्योंकि अगर हम 1955 से लेकर 1962 तक के चीन के व्यवहार को देखें तो स्पष्ट है कि चीन ने उस वक्त भी पीठ में खंजर भोंका था। तो क्या ऐसी परिस्थितियां फिर से निर्मित हो सकती हैं जिसके जरिए एक बार चीन फिर से आक्रामक हो सकता है? क्या चीन ने इसे स्ट्रेटेजिक पुलबैक के तौर पर देखा है? यह मसला भी है जिस पर हम चर्चा करेंगे। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तो वापस आ रहे हैं।